स्वागत है आप सभी का संसद टीवी पर। नमस्कार। आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगे तमाम खबरें, मौसम की सुर्खियों पर भी डालेंगे नजर और देश और दुनिया की तमाम खबरों पर डालेंगे नजर। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी समेत कई विषयों पर चर्चा। आतंकवाद और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म करने के लिए ठोस कार्रवाई पर जोर। यूक्रेन संघर्ष में किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार भारत। केंद्रीय बजट में युवाओं और उनके भविष्य को सर्वाधिक महत्व। युवा शक्ति का दोहन, कौशल और शिक्षा पर वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सीखने और कौशल दोनों पर समान जोर। भारत की अगुवाई में बेंगलुरु में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक। बहुपक्षीय बैंकों को अधिक सक्रिय बनाने पर जोर। वित्त मंत्री ने कहा, क्रिप्टो संपदा पर समन्वित वैश्विक नीति की आवश्यकता। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए थमा प्रचार। 27 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां पूरी। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। भारत बांग्लादेश सीमा 2 मार्च तक सील। कांग्रेस CWC में होंगे 35 स्थायी सदस्य। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को संगठन के सभी पदों पर 50% आरक्षण देने का फैसला। रायपुर में पार्टी के 85वें महाधिवेशन में 85 छोटे बड़े संशोधनों को भी मंजूरी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने आज दिल्ली में कई विषयों पर व्यापक चर्चा की, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा, कारोबार और नई प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में दोनों पक्षों के बीच रूस यूक्रेन संघर्ष, डिजिटल परिवर्तन, फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में विचारों का आदान प्रदान हुआ। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने, हरित और टिकाऊ विकास गठजोड़ और आर्थिक गठजोड़ को प्रगाढ़ बनाने और रक्षा क्षेत्र में करीबी संबंध बनाने पर जोर दिया। चांसलर शोल्ज के साथ आज आए कारोबारी शिष्टमंडल और भारतीय उद्योगपतियों के बीच एक सफल बैठक हुई और कुछ बड़े महत्वपूर्ण समझौते भी हुए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जर्मनी को अहम ट्रेडिंग पार्टनर बताया। जर्मनी यूरोप में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होने के साथ भारत में निवेश का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। आज मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से भारत में सभी सेक्टर्स में नए अवसर खुल रहे हैं। इन अवसरों के प्रति जर्मनी की रुचि से हम उत्साहित हैं। भारत और जर्मनी ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत तीसरे देशों के विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। फ्रेंड्स, सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन सकता है। इस क्षेत्र में हमारी अनटैप्ड पोटेंशियल को पूरी तरह रियलाइज करने के लिए हम साथ मिलकर प्रयास करते रहेंगे। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और जर्मनी के बीच सक्रिय सहयोग है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। संवाद और कूटनीति से निकालने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है।
यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए तैयार है। हमने इस बात पर भी सहमति दोहराई कि वैश्विक वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में सुधार आवश्यक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाने के लिए G4 के अंतर्गत हमारी सक्रिय भागीदारी से यह स्पष्ट है। वहीं जर्मनी के चांसलर ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के देशों पर आक्रामक युद्ध का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। दिसंबर 2021 में जर्मनी का चांसलर बनने के बाद शोल्ज की ये पहली भारत यात्रा है। भारत पहुंचने पर जर्मनी के चांसलर शोल्ज ने राष्ट्रपति भवन में सलामी गारद का निरीक्षण किया। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। शोल्ज ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने सहयोगी अखिलेश सुमन का। अखिलेश, क्या कुछ खास रहा आज के दिन? ये देखिए, जहाँ तक टेकअवेज की बात है तो देखिए 3 बहुत ही महत्वपूर्ण टेकअवेज हैं। एक तो सबसे पहला मामला ये है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच में बात हुई थी और दोनों इस बात पे सहमत हुए हैं कि कोई भी शांति प्रक्रिया अगर चलती है तो भारत को उसमें अपना योगदान करना है। अब किस तरीके से भारत का योगदान होगा, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होगी। अभी कई फॉर्मूले हैं जो अंदर अंदर बातें चल रही हैं, कह सकते हैं कि अभी डिप्लोमेटिक लेवल पे वो बातें चल रही हैं जिसका कि खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन काफ़ी विस्तार से दोनों नेताओं के बीच में रूस यूक्रेन युद्ध को किस तरीके से रोका जाए, क्या फार्मूला हो सकता है, इस पर बात हुई है। तो कह सकते हैं कि भारत ने जो अभी तक डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात कही है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का मामला है, ऐसे जर्मनी जो है यूरोपियन यूनियन में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी है और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी हमको उनसे काफ़ी मदद मिलती है। तो किस तरीके से इस सहयोग को ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सहयोग में तब्दील किया जा सकता है, खास करके जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन और जो तकनीक है, जिससे कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़े और जो क्लाइमेट चेंज में को रोकने में जो हमारा योगदान हो सकता है वो भी योगदान हो, प्रदूषण भी ना हो। तो ग्रीन टेक्नोलॉजी के मामले में हुई है बातें। और जो G2G जो सरकारों के बीच में 2 समझौते हुए हैं वो भी कह सकते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से संबंधित है। और 3 जो समझौते हुए हैं वो है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, उसमें भी ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात है। एक विजन डॉक्यूमेंट भी साइंस और टेक्नोलॉजी में सहयोग पर, इनोवेशन के सहयोग पर एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। तो कह सकते हैं कि इस मामले में भी हम काफ़ी आगे बढ़ेंगे। लेकिन तीसरी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है भारत जैसे देश के लिए वो ये है कि जर्मनी में हर साल 4 लाख जो है कुशल श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है और उन 4 लाख कुशल श्रमिकों को किस तरीके से भारत से ले जाया जा सकता है, इस पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात हुई है। इस पर पिछले साल ही एक समझौते पर भी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी का समझौता हस्ताक्षरित हुआ था और उस समझौते को कैसे लागू किया जा सकता है इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। इसके रोड मैप को कैसे बनाया जा सकता है, इस रोड मैप पर चर्चा हुई है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2023-24 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उसके भविष्य को दिया गया है। दिल्ली में बजट के बाद युवा शक्ति का दोहन, कौशल और शिक्षा पर हुए वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को कुशल बनाने और भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लर्निंग और स्किलिंग दोनों पर समान जोर दिया गया है। मुझे खुशी है कि इस प्रयास में हमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला।
भारत के तेजी से बढ़ते सिविल एविएशन सेक्टर से जुड़ी खबरों को सुन रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री का कितना विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में सांस्कृतिक उत्सव बरिसू कन्नड़ दिम दिमवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की पहचान हो, परंपरा हो या भारत की प्रेरणा हो, कर्नाटक के बिना हम भारत को परिभाषित नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के अनुरूप ही कर्नाटक की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास का उत्सव मनाने के लिए सांस्कृतिक उत्सव बरिसू कन्नड़ दिम दिमवा का आयोजन किया। महोत्सव में सैकड़ों कलाकारों ने नृत्य, संगीत, नाटक, कविता के जरिए कर्नाटक की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया। भारत में कर्नाटका की भूमिका तो हनुमान की रही है। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। युग परिवर्तन का कोई मिशन अगर अयोध्या से शुरू होकर रामेश्वरम जाता है तो उसको ताकत कर्नाटका में ही मिलती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बेंगलुरु में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक में वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन विषय पर आयोजित सत्र का संचालन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि G20 के सदस्य कुछ देशों के कर्ज तनाव को दूर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थानों से त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुपक्षीय बैंकों को अधिक सक्रिय बनाने के मकसद से इन बैंकों के सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया। On leveraging national payment systems to enhance cross-border payment arrangements. It also had inputs on what happens to the cryptocurrencies which banks have bought out, like the way India's Reserve Bank has also come up with a pilot for both retail and for wholesale use of cryptocurrencies, that is. कांग्रेस ने अपने संविधान में संशोधन करते हुए पार्टी की कार्य समिति के स्थायी सदस्यों की संख्या 25 से बढ़ाकर 35 करने और अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को संगठन के सभी पदों पर 50% आरक्षण देने का फैसला किया है। पार्टी के 85वें महाधिवेशन में 85 छोटे बड़े संशोधनों को मंजूरी दी गई। कांग्रेस पार्टी से जुड़े पूर्व प्रधानमंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वतः इसके सदस्य होंगे। संशोधन के मुताबिक संगठन के आरक्षित और गैर आरक्षित पदों में से 50% पद अलग आरक्षण महिलाओं और युवाओं के लिए होगा। कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि अब सिर्फ डिजिटल सदस्यता होगी और डिजिटल रिकॉर्ड होगा। भारत जोड़ो यात्रा देश की उम्मीदों के उगते सूरज की नई सुबह का नाम है, जिसकी रोशनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैल गई और अब पूरे देश के हर कोने कोने में राहुल जी अपने असंभव को संभव कर दिखाया। In many ways, the situation today reminds me of the time when I first entered politics. Then, as now, we faced a difficult struggle ahead. And at this crucial time, each one of us bears a special responsibility towards our party and towards our country. मेघालय और नागालैंड में आज शाम चुनाव प्रचार का शोर थम गया। दोनों राज्यों में विधानसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 2 मार्च को होगी। निर्वाचन आयोग ने मेघालय के सोहियांग विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार के निधन के बाद 27 फरवरी को होने वाले मतदान को स्थगित कर दिया है। मेघालय में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने प्रदेश में भारत बांग्लादेश सीमा की 2 मार्च तक सील करने का आदेश किया है।
चुनाव आयोग ने असम से लगी अंतर्राज्यीय सीमा को भी 2 मार्च तक सील करने का आदेश जारी किया है। नागालैंड में एनडीपीपी नेता और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, उप मुख्यमंत्री वाई पैटन, राज्य बीजेपी अध्यक्ष तेमजेम इमना अलांग, पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीपीपी नेता टीआर जेलियांग, कांग्रेस नेता के थोरी और रोजी थॉमसन समेत 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। मेघालय में चुनाव प्रचार थम चुका है। 27 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। शिलांग से संसद टीवी संवाददाता सूरज मोहन झा की विशेष रिपोर्ट। मेघालय विधानसभा के चुनाव 27 फरवरी को हैं और उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अन्य अधिकारीगण या कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगी हुई है उनके लिए बैलेट पोस्टल की व्यवस्था यहां पर की गई है ताकि वो लोग अपना मतदान कर सके और उसके बाद अपनी अपनी जो उनको असाइन ड्यूटी है जिन क्षेत्रों में, जिन विधानसभा क्षेत्रों में वहां जा सके। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है इलेक्शन वाले दिन, उनको इस तरह का एक किट भी दिया जा रहा है बैग में, जिसमें स्टेशनरी, हेल्थ और तमाम जो कागजात हैं वो इसमें रखे गए हैं ताकि, और वो सारी किट उनको दे दी गई है ताकि वो इसे लेकर अपने अपने जो विधानसभा क्षेत्र हैं, पोलिंग स्टेशंस हैं, उनमें वो अपनी ड्यूटी करने के लिए जा सके। इस तरह आप देख सकते हैं अधिकारीगण जो है अपनी कागजी कार्रवाई, जो उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं उसको चेक कर रहे हैं, जो बैग में उनको स्टेशनरी या अन्य चीज़ें मिली हैं उसकी तस्दीक कर रहे हैं और पोलिंग स्टेशन जाने से पहले वो हर चीज़ को चेक कर रहे हैं। शिलांग से सूरज मोहन झा की रिपोर्ट, कैमरामैन महावीर सिंह के साथ। आइए अब रुक करते हैं नागालैंड का। नागालैंड के डीजीपी रुपिन शर्मा ने नागालैंड के सभी मतदाताओं से 27 फरवरी को बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। उन्होंने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए जनता को सहयोग की भी अपील की है। संसद टीवी संवाददाता पवन कुमार शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ हैं नागालैंड पुलिस के डीजीपी रुपिन शर्मा जी। क्या तैयारी है सर, क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं? नागालैंड में लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं हैं। आज की डेट में सिचुएशन काफ़ी पीसफुल है, वायलेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। पोल रिलेटेड वायलेंस तो माइनर है, पर इलेक्शन प्रोसेस को स्मूथली करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार ने हमें 305 कंपनियां सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और स्टेट आर्म पुलिस फोर्स की प्रदान की हैं। प्लस हमारे पास अपनी भी जितनी फोर्स है उसमें से भी हमने मैक्सिमम जितनी जुटाव कर सके हमने करवाया है। जनता अहम कड़ी है, जनता के लिए सब कुछ हो रहा है। आपको जनरल पब्लिक का या जो विलेज काउंसिल्स हैं उनका कैसी मदद मिल रही है, सहयोग कॉपरेशन मिल रहा है और आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? पर्टिकुलरली पब्लिक ने और सिविल सोसाइटीज ने और कुछ एनजीओज ने अपने लेवल पे विलेजेस पे भी रेजोल्यूशंस पास किए हैं कि इलेक्शंस क्लीन होने चाहिए, इंड्यूसमेंट फ्री होने चाहिए, वायलेंस नहीं होनी चाहिए। तो बहुत चेंज आया है इसमें। एक अहम भूमिका जो है वो यंगस्टर्स की है, जो कि बहुत सी चीजें एक नए पर्सपेक्टिव से समझते हैं और देखते हैं। अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से ही, मतलब 2 महीना पहले से ही हमने एरिया की सैनिटाइजेशन वगैरह स्टार्ट कर दी, व्हीकल्स चेकिंग स्टार्ट कर दी, ड्रग्स और लिकर वगैरह का इनफ्लो या कैश का इनफ्लो जो था वो कर्टेल करने की कोशिश की। प्लस अपने लॉ एंड ऑर्डर के सिवा पब्लिक में भी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की कि ये सब चीज नहीं किया जाए तो अच्छा है। बुजुर्गों की सहभागिता हो, समाज के हर वर्ग की सहभागिता हो, क्या कहना चाहेंगे नागालैंड की जनता से? 2 बात कहना चाहूंगा कि ये आपको हर इंडियन सिटीजन को या हर डेमोक्रेसी में सिटीजन को ये एक मौका जो अपना व्यू एक्सप्रेस करने का मिलता है, तो सबसे अपील करना चाहूंगा कि मैक्सिमम नंबर में जाके वोट करें ताकि आप अपना चुनिंदा रिप्रेजेंटेटिव, अपनी मर्जी का रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें। तो डीजीपी नागालैंड रुपिन शर्मा जी का कहना है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं पुलिस की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी, और उनकी अपील भी है कि नागालैंड का युवा, नागालैंड की महिलाएं, नागालैंड के बुजुर्ग अपने जो लोकतांत्रिक अधिकार है, मताधिकार का, उसका इस्तेमाल करें और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना सहयोग दें। कैमरामैन ब्रजा सुंदर राउत और कैमरा सहयोगी करणजीत सिंह के साथ पवन कुमार शर्मा, कोहिमा, नागालैंड।
और विधानसभा चुनाव पर अधिक जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं अपने सहयोगी सूरज मोहन झा का, जो शिलांग मेघालय से हमारे साथ जुड़े हैं। सूरज, चुनाव प्रचार थम गया है, मेघालय में कैसा रहा आज प्रचार का आखिरी दिन और क्या कुछ तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल दीक्षा, अगर हम मेघालय में बात करें तो आज शाम को 4 बजे यहाँ चुनाव प्रचार थम गया और आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों ने यहाँ पर पूरा दमखम लगा दिया मतदाताओं तक पहुँचने के लिए। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो स्मृति ईरानी आज चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन यहाँ पर पहुँची हुई थी। कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेता नहीं पहुँचा, लेकिन स्थानीय नेताओं ने कमान संभाल रखी थी। इसके अलावा अगर हम यहाँ की रीजनल पार्टीज की बात करें तो NPP, UDP, LDF और VPP जैसी पार्टियों ने जो है छोटी छोटी जनसभाएं करके और लोगों से डोर टू डोर कंपेयर करके लोगों से संपर्क किया और आखिरी कोशिश आज उन लोगों ने अपनी बात को पहुंचाने की। इसके अलावा अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की और तैयारियों की, तो चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी यहां पर कर ली है। जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है उनको किट दे दिया गया है, कल EVM की मशीन भी दे दी जाएगी। इसके अलावा हमने देखा है स्थानीय पुलिस की टुकड़ियां, पैरामिलिट्री फोर्स यहां पर डिप्यूट कर दी गई है और चुनाव प्रचार थमने के बाद से ही सुरक्षा कर्मियों ने अपनी कमान यहां संभाल लिया है और जगह जगह पर वो मतलब सुरक्षा की पूरी तैयारी हो चुकी है। बहरहाल चुनाव प्रचार थम गया है, अब देखना ये होगा कि जनता मतदान के दिन किसे अपना वोट देती है और किसे जीत का ताज पहनाती है। बहरहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद की अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और आरजेडी के साथ गठबंधन किया है। पश्चिम चंपारण जिले में रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि जेडीयू ने बिहार को फिर से जंगल राज में धकेल दिया है। लगभग आधे घंटे के अपने भाषण में अमित शाह ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। लाल टैंक से जो लौ उठी है और उसमें पूरा बिहार धड़क रहा है, धड़क रहा है। अब नीतीश बाबू में तो हिम्मत नहीं है कि लाल टैंक की लौ को बुझाए, मगर मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस बार ऐसा सबक सिखाइए कि बिहार में दल बदल करने वाले चुप हो जाए, चुप हो जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता के अपने आह्वान को दोहराते हुए कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव को एक साथ लड़ने की बात कही है। पूर्णिया में महागठबंधन की रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा, अगर कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दल आगामी लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ते हैं तो जीत निश्चित है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस बारे में जल्द फैसला लेना होगा। हम लोगों की तरफ से जितना काम किया जा रहा है बिहार के विकास के लिए, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं और सब काम हम लोग कर रहे हैं लोगों की सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ये सारा काम रात दिन हम लोग करते रहते हैं। हम लोगों का तो उद्देश्य है, विकास का जो काम है वो तो चलता रहेगा। और अब नजर डालते हैं कुछ और प्रमुख समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं से नए भारत और विश्व के निर्माण के लिए नवीन और बड़े सपने देखने का आह्वान किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 99वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनका सपना केवल करियर तक सीमित रहेगा तब वे अपने और समाज के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने अमेरिका और भारत के प्रौद्योगिकी व्यापारिक नेताओं की गोलमेज बैठक को संबोधित करते हुए फ्रेड शेयरिंग पर जोर दिया है। उन्होंने भारत को अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बताया। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतरेस ने भारत के पास G20 अध्यक्षता होने को बेहद अहम बताते हुए समूह के वित्त मंत्रियों से बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार के प्रयासों में साहसी होने और ऋण पुनर्गठन संबंधी चुनौतियों का समाधान तलाशने का आह्वान किया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अगले सप्ताह अपनी भारत यात्रा के दौरान रायसीना वार्ता में भाग लेने के अलावा G20 समूह के विदेश मंत्रियों और क्वाड की महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के मामले में भारत दुनिया की 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से 42वें स्थान पर है। ये आईपी चालित नवाचार के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बदलाव की संभावनाओं को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पुरानी टैंक रोधी बारूदी सुरंग मिली है। सुरक्षा बल के गश्ती दल को मावा गांव के पास बसंतर नदी के किनारे जंग लगी सुरंग मिली। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक सहायक उपनिरीक्षक समेत 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और G7 देशों में शामिल अन्य देशों के नेताओं ने रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरा होने पर आयोजित समूह के ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान रूस पर अतिरिक्त पाबंदियां लगाने को मंजूरी दे दी। फिल्मकार SS राजमौली की फिल्म RRR को HCA फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और सर्वश्रेष्ठ एक्शन फिल्म समेत 4 पुरस्कारों से नवाजा गया। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने दक्षिण अफ्रीका ए को 4-4 की बराबरी पर रोककर इस दौरे पर अपना अजेय अभियान जारी रखा है। इस दौरे पर दक्षिण अफ्रीका ए टीम के खिलाफ ये पहला मैच था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली कर्नाटक संघ के अमृत महोत्सव में एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ढोल भी बजाया। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इसी की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।